हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 कक्षा 10 का अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो ठीक है, हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं, बट इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करते हैं। देखो यार, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं ना, उसके दो रीज़न होते हैं। या तो हमें उससे पैसे मिलते हैं या हमें उससे खुशी या सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जो भी काम पैसे कमाने के लिए किया जाता है ना, उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। और जो भी काम पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाता बट खुशी कमाने के लिए, सेटिस्फैक्शन कमाने के लिए किया जाता है, उसको गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण सुनो, पहले डेफिनेशन रीड कर देता हूँ मैं आपके लिए कि वह क्रिया जिसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं वह आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि मान लो स्कूल में आपको टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, टीचर पढ़ाते हैं, ट्यूशन टीचर पढ़ाता है, आपके फादर जॉब पे जाते हैं, तो ये सारी की सारी क्या है, वो क्यों जा रहे हैं जॉब पे? क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। स्कूल में टीचर क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। ट्यूशन वाला क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। तो वो है आर्थिक क्रिया। तो यानी जिस भी काम के बदले हमें पैसे मिलते हैं वो होती है आर्थिक क्रिया। ठीक है, टीचर, आप टीचर के अलग अलग नाम रखते हो, ठीक है, टीचर को भी ये बात पता होती है बट फिर भी वो आपको पढ़ाता है। ठीक है, तो अगर आपके टीचर भी कोई ऐसे हो जिनका नाम आपने कुछ सभ्य रखा हो, बताने लायक हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैर आर्थिक क्रिया की, यानी जो काम हम पैसे के लिए नहीं करते। अब ऐसा कौन सा काम है जो हम पैसे के लिए नहीं करते? एक रोड पे एक अंकल जी जा रहे हैं, रोड क्रॉस नहीं हो पा रही उनसे, बहुत ही बूढ़े अंकल जी, तो आपने उनकी हेल्प कर दी रोड क्रॉस करवाने में। क्या आपको पैसे मिले? बिल्कुल भी नहीं। आपको सेटिस्फैक्शन मिला, तो यानी वो गैर आर्थिक क्रिया है। एक और एग्जांपल देता हूँ। 6-7 स्टैंडर्ड का बच्चा है आपके पास, कहता भैया दीदी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो। आपने कहा ले दिखा पेज, आपने पूरा सॉल्व किया, दे दिया उसके हाथ में, रख दिया कि ले बॉस काम हो गया तेरा, सॉल्व कर दिया मैंने आंसर क्वेश्चन। तो क्या आपको, वो बच्चा तो खुश हो जाएगा, बट क्या आपको उससे पैसे मिले? बिल्कुल भी नहीं। आपको सेटिस्फैक्शन मिला कि हाँ भैया, एक बच्चे के सामने मेरी बातचीत महंगी हो गई और मैंने दिखा दिया कि हाँ मेरी बातचीत महंगी है और मेरे को सब कुछ आता है। ठीक है, अब वो बच्चा आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा, बट आपको पैसे नहीं मिले उसके, तो वो गैर आर्थिक क्रिया है। ठीक है, ओके जी। अब बात करते हैं आर्थिक भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अब ये क्षेत्रक है ना, आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हो। देखो, अब ये भी बताया कि आर्थिक क्रिया जो होती है वो पैसे कमाने के लिए की जाती है। तो ये 3 क्षेत्रक हैं, यानी अगर आप आर्थिक क्रिया कर रहे हो ना, तो आप किसी ना किसी क्षेत्रक में ज़रूर आते होंगे। पैसा कमाने के लिए जो भी क्रियाएं हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, अगर आपके बड़े भैया हैं, बड़ी दीदी हैं, आपके फादर हैं, अगर वो वर्किंग है तो पक्का किसी ना किसी क्षेत्रक में काम करते होंगे। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप बताना है कि आपके जो भी ब्रदर सिस्टर या फादर है वो कौन से क्षेत्रक में काम करते हैं। ठीक है, बात करते हैं। पहले तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्रक भी बोला जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रक भी बोला जाता है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी बोला जाता है। यार ऐसा नहीं कर सकते थे, 1 क्षेत्र 2 क्षेत्र 3 क्षेत्र, ये संस्कृत घुसेड़ दी ना, वैसे ही समझ नहीं आती संस्कृत तो। चलो जी, हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। एग्जाम्पल, यानी जो भी क्रिया, जो किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं ना, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे कि कृषि यानी खेती करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ज़मीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़मीन का यूज़ करके हम क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। ओके, तो अब वो जो कृषि है उसमें हमने ज़मीन का उपयोग किया तभी खेती हुई। ओके, तो ये क्या है? ये प्राथमिक क्रिया में आएगी कृषि। डेयरी, जो दूध की बात करें तो दूध हम खुद तो उगाते नहीं है। ठीक है, दूध की बात करें तो हमें गाय से मिलता है। गाय क्या है? प्राकृतिक है, प्राकृतिक की देन है, तो वो क्या है? ये भी एक प्राथमिक क्रिया है। मत्स्य पालन, मछली वगैरह, ठीक है, जो मछली है वो भी तो प्राकृतिक की देन है। तो जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ओके, इसलिए इसको कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है, क्योंकि कृषि भी इसके अंदर आती है। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। इसमें हम क्या करते हैं कि प्राकृतिक से मिलने वाली चीज़ों का विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित करते हैं और फिर उनका उपयोग करते हैं। देखो, डेफिनेशन पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। द्वितीयक क्षेत्र गतिविधियों में के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि उदाहरण देता हूँ आपको,
गन्ने से चीनी हमें बनानी है, ठीक है, तो वो कहाँ बनेगी, फैक्ट्री में बनेगी, यानी विनिर्माण होगा उस गन्ने का, विनिर्माण होकर हमने उसे चीनी या गुड़ बनाया उससे, तो वो किस में आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। कार बनाना, किसी भी चीज़ को बनाना, सुई बनाना, फैक्ट्री के अंदर जो भी चीज़ बनती है ना, वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तो यानी कि अगर आपके फादर या भैया या दीदी मैन्युफैक्चरिंग में यानी कार बनाने के उसमें है या फैक्ट्री वगैरह में वर्क करते हैं, तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ओके, हाँ जी। तो अब तृतीयक क्षेत्र बहुत ज़्यादा इजी है। तृतीयक क्षेत्र में किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं होता, परंतु तृतीयक क्षेत्र द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज़्यादा विकास के लिए मदद करता है, विकास में मदद करता है। यानी तृतीयक क्षेत्र में किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, परंतु तृतीयक क्षेत्र में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करता है। जैसे कि बैंक, क्या बैंक खुद कुछ बनाता है, पैसे खुद तो नहीं बनाता वो, मतलब आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, बट जो बैंक होते हैं आपके नॉर्मल जिसमें आपका अकाउंट होता है, वो खुद तो पैसे बनाते नहीं है, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो बस सेवा प्रदान करते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, यातायात यानी ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, खुद से तो कोई चीज़ बनाते नहीं है। एक जो ड्राइवर भैया हैं वो एक जगह से चीज़ दूसरी जगह ले जाते हैं, तो क्या वो खुद चीज़ बनाते हैं, नहीं बनाते, तो वो तृतीयक क्षेत्र में आता है, ठीक है, जिसमें किसी चीज़ का निर्माण नहीं होता। ये बस प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे मदद करती है। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें, द्वितीयक क्षेत्र में मैंने अभी बताया सारी की सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह आती है। अब फैक्ट्री को चलाने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा अगर मान लो किसी के पास नहीं हो तो वो क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा, बैंक से लोन लेगा, तो वो किस में आता है, और जो बैंक किस में आते हैं, वो आते हैं तृतीयक क्षेत्र में। तो क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र की कैसे हेल्प करता है। देखो अभी मैंने बताया कि गन्ने से चीनी बनती है द्वितीयक क्षेत्र में। अब उसको जो हमारा किसान की जो ज़मीन है जिस पे उसने गन्ना उगाया है, वहाँ से फैक्ट्री के अंदर ले जाने के लिए कोई ना कोई यातायात तो चाहिए होगा, है ना, ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। तो वो यातायात क्या है, वो तृतीयक क्षेत्र में ही तो आता है, ठीक है। तो समझ आ गया ना तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो तीनों क्षेत्र है ना, अभी आपने देखा कि तीनों क्षेत्र आपस में बहुत ही ज़्यादा परस्पर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा निर्भर हैं, ठीक है। अगर मान लो बैंक ही ना होते तो औद्योगिक क्षेत्र भी ज़्यादा फल फूल नहीं पाता, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। अगर प्राथमिक क्षेत्र ना होता तो द्वितीयक क्षेत्र का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है ना। तो तीनों आपस में परस्पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है तीन क्षेत्रकों की तुलना। अब देखो जब भी हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं, मान लो मैं तुलना कर रहा हूँ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की, तो सबसे पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना उत्पादन होता है, द्वितीयक क्षेत्र में कितना उत्पादन होता है, तृतीयक क्षेत्र में कितना उत्पादन होता है, ठीक है। तो हम इस वाले टॉपिक में ये देखने वाले हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि यार प्राथमिक क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ है, या कितने की, जैसे प्राथमिक क्षेत्र है कि कितने किलो आलू, कितने किलो गेहूँ, ऐसे, ठीक है, और फैक्ट्रियों में कितना उत्पादन हुआ, ये हमें कैसे पता चलता है, इसके बारे में इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो तीन क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है, ये बात आपको पता ही है। हज़ारों किलो आलू, हज़ारों किलो गेहूँ, बहुत सारी चीज़ें उत्पादन होती है, फैक्ट्रियों के साथ भी सेम ही है। इन क्षेत्र में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तु और सेवाओं का उत्पादन के लिए काम करते हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोग काम भी करते हैं। और तीनों क्षेत्र में जैसे अगर मैं बात करूँ, सुई से लेकर कार तक सारी की सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं आपको बोलूँ ये बताओ कि एक साल के अंदर प्राथमिक क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ, तो आप मेरे को क्या ये बोलोगे सर 10,000 किलो आलू, 5,000 किलो गेहूँ, 10,000 किलो गन्ना, ऐसे ऐसे बताओगे, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है ना। तो अब देखो जो अर्थशास्त्री हैं वो कैसे, उनका क्या सुझाव है, वो कैसे निकालते हैं किसी क्षेत्र का उत्पादन, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन टाइप में दे रखा है, उसको रीड कर देता हूँ मैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं में हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन कैसे निकालते हैं, ये हम देखेंगे इस टॉपिक में। अर्थशास्त्री का सुझाव है कि वस्तु की वास्तविक संख्या और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्यों का उपयोग किया जाए। मतलब कितनी चीज़ें हैं, इनको जमा करने से अच्छा उन चीज़ों का मूल्य को जमा किया जाए। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी ये बोला कि प्राथमिक क्षेत्र में मैं जब आपसे पूछूंगा कि कितना उत्पादन हुआ, तो आप बोलोगे कि 10,000 किलो आलू। तो इसकी जगह वो 10,000 किलो आलू कितने के हैं, वो 10,000 किलो आलू 100 करोड़ के हैं। मान लो 100 करोड़ के आलू हो गए, 500 करोड़ के गेहूं हो गए, 400 करोड़ के ये हो गए। तो इन सबको प्लस करके निकालना है कि कितना उत्पादन हुआ किसी क्षेत्र में। उदाहरण,
यदि 10,000 केजी गेहूँ या एक जो 10,000 किलो गेहूँ है और एक गेहूँ 8 रुपए का है, तो हमें 80,000 रुपये लेने हैं। यानी हम देखेंगे कि हाँ प्राथमिक क्षेत्र में 80,000 का उत्पादन हुआ, यानी हम मूल्य लेंगे, चीज़ों की संख्याओं को नहीं गिनेंगे, हम चीज़ों का मूल्य निकाल के उनकी संख्या को गिनेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया और बहुत अच्छे से। चलो जी, पहली चीज़ हमें ये समझ आ गई कि चीज़ों की संख्या को नहीं लेना, चीज़ों की मूल्य को लेना है। ओके, अब एक सावधानी और बरतनी है जब भी हम किसी क्षेत्र का उत्पादन निकाले, टोटल उत्पादन निकाले, कुल उत्पादन निकाले, क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, सावधानी हमें क्या बरतनी है, उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवाओं की गणना करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की ही गणना की जानी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, ये एग्जाम्पल अगर आप ये एग्जाम्पल समझ गए तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आएगा। ध्यान से सुनो, गन्ना किस में आता है, गन्ना उगाना प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, एक किसान है, मैं ही हूँ, ठीक है, किसानी भी कर लेंगे हम, कोई नहीं आपके लिए। तो मैंने गन्ना उगाया 10,000 किलो, 1 किलो गन्ना 4 रुपये का बेचा, तो कितने हो गए, 40,000 रुपये हो गए। तो मैंने 40,000 रुपये का गन्ना मैंने बेच दिया फैक्ट्री वाले को। ठीक है, अब उस फैक्ट्री वाले ने क्या किया, उस गन्ने से बनाई चीनी, 5,000 किलो चीनी बनाई और उसे 10 रुपये में 10 रुपये पर केजी के हिसाब से 50,000 रुपये में चीनी बेच दी। ठीक है, ओके, जो फैक्ट्री आती है वो द्वितीयक क्षेत्र में आती है ना, तो हाँ, तो यानी प्राथमिक क्षेत्र से गन्ना गया, 40,000 का गन्ना गया, द्वितीयक क्षेत्र में गया और द्वितीयक क्षेत्र से निकलते हुए 50,000 का हो गया, और 50,000 पे ये उसके बाद जो चीनी थी वो दुकान वालों को दी गई। अब जो दुकान वाले वो तो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, पता है वो खुद से तो कोई चीज़ें बनाते नहीं है दुकान वाले, है ना, तो सेवा प्रदान करते हैं बस। तो उन्होंने क्या करी, 50,000 की चीनी 1 लाख की बेच दी। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ कि कुल उत्पादन कितना हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1 लाख जमा 50,000 जमा 40,000। ठीक है, तो ये गलत है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, आंसर जो होगा इसका सिर्फ 1 लाख होगा। क्यों, क्योंकि यार ये गन्ना यहाँ पर आ गया है तो गन्ना ही, गन्ने को आपने चीनी बना दिया, चीनी को फिर बेच रहे हो, तो है तो वो गन्ना ही। तो 3 बार प्लस आपको नहीं करना, आपको सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का ही योग निकालना है और उन्हीं को ही ऐड करना है। जैसे कि ये जो लिखा हुआ है ना, आपको सिर्फ इसी का उपयोग करना है, 1 लाख रुपए का ही, यानी जो हमारी अंतिम वस्तु है वो 1 लाख ही है। ठीक है, आई होप इट विल बी मतलब इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, क्लियर हो गया अच्छे से। ओके यार, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको पता है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ और नोट डाउनलोड कर सकते हो। एक्चुअली मैं ये जो नोट्स हैं जो आप देख रहे हो 2 दिन पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पर जाके आपको नोट्स मिल जाएंगे, जीपी लिंक, और आपको बताइए कैसे डाउनलोड करना है। ओके, एंड मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक नीचे दे रखा है। यार आपने जैसे इस चैनल को सपोर्ट किया ना, पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा आप सबको। ठीक है, तो जैसे आपने इस चैनल को सपोर्ट किया वैसे उस चैनल को भी सपोर्ट करना। ओके, एंड मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है, उसको भी आप फॉलो वगैरह शेयर कर सकते हो, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हो। और प्लेलिस्ट जो है ना 10th क्लास की जितनी भी एसएसटी की सारी बुकें उन सबकी प्लेलिस्ट है हिंदी के अंदर, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। ध्यान से मेरी बात सुनना। एक देखो यार, मैं नोट्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों के सजेशन होते हैं कि सर मैं आप है ना पहले इस चैप्टर की वीडियो बना दो, पहले इस चैप्टर की वीडियो बना दो। 9th में भी मैंने ऐसा किया था। तो अगर आपका सजेशन होना ऐसा कुछ, तो आप है ना मेरे को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और है ना मैं वहाँ पर अब क्या करूँगा, पहले ही कुछ पोल रखवाऊँगा कि हाँ आप ये बताओ कि पहले किस चैप्टर की वीडियो बनानी है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आप मतलब टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। नोट्स भी पता चल जाते हैं, मैं वीडियो कौन सी और कब ऐड करने वाला होता हूँ वो भी मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ओके यार, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, ये 40,000 रुपये हैं, 40,000 की जो चीनी है, वो गन्ना है, वो क्या है, वो मध्यवर्ती वस्तु है। अब ये मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है, मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है, वह वस्तुएं जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है उन्हें मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। यानी ये अंतिम वस्तु नहीं है, गन्ना हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहे, गन्ने से जो चीनी बनी है उसका हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो गन्ना है वो क्या है, मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, अंतिम वस्तुओं के मूल्यों में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। यानी ये जो 1 लाख रुपए हैं उनमें गन्ने का मूल्य पहले से ही ऐड होगा, समझ रहे हो, पहले से ही ऐड होगा, तो इसलिए हमें मध्यवर्ती वस्तुओं को के मूल्यों को दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
ओके यार, नीचे आते हैं। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, यानी एक साल के अंदर प्राथमिक क्षेत्र में जितना उत्पादन हुआ है, द्वितीयक क्षेत्र में जितना उत्पादन हुआ है, तृतीयक क्षेत्र में जितना उत्पादन हुआ है, जब हम तीनों को जमा कर देते हैं ना, तो हमारी निकलती है जीडीपी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद किसी विशेष वर्ष यानी हर साल, किसी विशेष 2016, 17, 18, 19, 20, ठीक है, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मूल्य उस वर्ष से क्षेत्रक का कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। यानी हमें सकल घरेलू उत्पाद से यह पता चलता है कि प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम वस्तुओं का कितना उत्पादन हुआ है। जब हम प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पादन को जमा कर देते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद निकलता है। ठीक है, ठीक है, देखो मैंने लिखा भी है सकल घरेलू उत्पाद। ओके, प्राथमिक क्षेत्र प्लस द्वितीयक क्षेत्र प्लस तृतीयक क्षेत्र। डेफिनेशन जब आप इसकी एग्जाम में लिखो ना, तो दोस्त एक चीज़ आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी, आपको अंतिम वस्तुएं ज़रूर लिखना है। ये मत लिख देना कि सकल घरेलू उत्पाद का मतलब ये होता है कि जब हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादों को जमा कर देते हैं वो सकल घरेलू नहीं। किसी प्रत्येक वर्ष में जब हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के अंतिम वस्तुओं का कुल उत्पादन निकालते हैं तो उसको सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है जी, हाँ जी। लास्ट टॉपिक पे आते हैं आज के लिए। अच्छा, एक और बात यार, ये जीडीपी निकालता कौन है? मैं निकालूं, आप निकालोगे, स्कूल वाले निकालते हैं, ट्यूशन वाले निकालते हैं, जॉब करने वाले, कौन निकालता है? ये जो जीडीपी है किसी कंट्री की, वो निकालता कौन है? भारत की में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसे कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जो केंद्र सरकार का मंत्रालय है ना, वो ये निकालने का काम करता है। क्या निकालने का काम करता है? सकल घरेलू उत्पाद। किसकी मदद से? बाकी जो राज्य के अंदर जितनी भी जो है ना संस्थाएं हैं, उनकी मदद से सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाता है। अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूँ ना, तो वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं होती है ना, वो निकालती है सकल घरेलू उत्पाद। आता नहीं है ऐसा क्वेश्चन, फिर भी एक नंबर में आ सकता है, तो इसलिए बताना इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। अब इस टॉपिक का मतलब क्या है? पहले तो टॉपिक का मतलब समझो आप। देखो, पहली की बात, चलो मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूँ। आप है ना अपने पेरेंट्स से पूछना कि ये बताओ, अपने पापा या मम्मी से पूछना कि दादा के दादा के दादा के दादा के दादा क्या काम करते थे। आपको 101% आंसर मिलेगा, वो बेटा कृषि करते थे, टांगा चलाते थे, या ऐसे कुछ काम मिलेगा। ठीक है, कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा कि आईपीएस थे, आईएएस थे, बिजनेसमैन थे, सीईओ थे, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। समझ रहे हो? ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर लोग क्या करते थे, प्राथमिक क्षेत्र पे ही काम करते थे। उसके बाद क्या हुआ, द्वितीयक क्षेत्र पे आए, उसके बाद क्या हुआ, तृतीयक क्षेत्र पे आए। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में और फिर तृतीयक क्षेत्र में हम ट्रांसफ़र हुए। ठीक है, चलिए जी, अब एक बार रीड कर लेते हैं जिससे आपको सारी की सारी कन्फ्यूजन मिट जाए। ठीक है, अधिकांश विकसित देशों में, जैसे यूरोप और अमेरिका की भी बात कर रहा हूँ मैं इतिहास में देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। मतलब ये माना जाता है कि अमेरिका वगैरह की आज तो वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, यानी तृतीयक क्षेत्र में बहुत आगे हैं, बट जब उन्होंने स्टार्टिंग की थी ना, तो उन्होंने भी प्राथमिक क्षेत्र से ही शुरुआत की थी। उसके बाद क्या हुआ, कृषि उत्पादकों में कृषि प्रणाली के परिवर्तन के कारण वृद्धि हुई। उसके बाद क्या हुआ, कृषि में वृद्धि हुई, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। क्यों वृद्धि हुई कृषि उत्पादन में? क्योंकि कृषि प्रणाली में चेंज आ रहा था। तो यानी सबसे पहले लोग क्या करते थे, ज़्यादातर लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते थे। उसके बाद कृषि के अंदर विकास हुआ, अलग अलग टेक्नोलॉजी से कृषि की जाने लगी, जिसकी वजह से कृषि में बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ। उसके बाद क्या किया, अनेक लोगों ने कृषि क्षेत्र से निकलकर द्वितीयक क्षेत्र में जाना स्टार्ट किया, फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ, अब अनेक लोगों ने दूसरे कार्य करने लगे, यानी शिल्प, व्यापारी वगैरह की संख्या में वृद्धि होने लगी। और जो व्यापारी आते हैं, ठीक है, जो बिजनेसमैन वगैरह आते हैं, ठीक है, जो इनकी फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है, वो किस में आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में ही तो आते हैं, है ना, जो चीज़ें का विनिर्माण करते हैं द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो वो द्वितीयक क्षेत्र में काम करने लगे। ओके, अब द्वितीयक क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ने लगा, द्वितीयक क्षेत्र का भी उत्पादन बढ़ने लगा, बहुत सारी कारें वगैरह, बहुत सारे चीज़ें जो थी वो बनने लगी, चीनी वगैरह बहुत ज़्यादा बनने लगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार इस चीनी को लोगों तक कैसे पहुँचाएं? तो इसके लिए
जिससे तृतीयक क्षेत्र में भी वृद्धि हुई। अब क्या हुआ, तृतीयक क्षेत्र में भी वृद्धि होने लगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तृतीयक क्षेत्र की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बन रही थी तो बैंक की भी ज़रूरत पड़ने लगी जो उनको लोन दे, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यातायात की भी ज़रूरत पड़ने लगी। थोड़ी सी लोगों को पता होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में, तो शिक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ओके, तो इसलिए तृतीयक क्षेत्र में भी वृद्धि हुई, इसलिए सेवा क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई और सेवा क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्रक बना और अधिक लोगों को रोजगार मिला। उसके बाद ना तृतीयक क्षेत्र में भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो अच्छे से। नेक्स्ट पार्ट में हम इंडिया के प्राथमिक तृतीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में अच्छे से जानेंगे। ओके, देखो अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे को एक क्वेश्चन देना है आपको। पहले तो मैंने जो पूछा था कि आप ये बताना कि आपके फादर या भैया या दीदी जिस भी सेक्टर में या जिस भी क्षेत्र में वर्क करते हैं वो बताना। सबसे पहले तो लिखना, जैसे आपके फादर वगैरह टीचर हो सकते हैं तो आपको लिखना है कि तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र में आता है ब्रैकेट में टीचर, ठीक है, या वो क्या कहते हैं कह सकते हो आप फार्मर है तो फार्मर, पहले प्राथमिक क्षेत्र ब्रैकेट में फार्मर, तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। और ये सारे के सारे, इन सारे के सारे इसका भी आपको बताना है कि कौन से क्षेत्र में आते हैं, ठीक है यार। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। हम 10,000 के लाख तो पता नहीं कितने सालों बाद होंगे, बट 10,000 के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच आप सबका। जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। टेलीग्राम चैनल नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है यार। एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप फॉलो कर सकते हो। आप चाहो तो दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यार आपको पता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो शायद मैं उस पर वीडियो डालूँ तो उससे मेरी हेल्प हो पाए। ओके यार, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।